आपको पता है, ईरान और इजराइल एक समय दोस्त हुआ करते थे। अब बात आती है कि ईरान और इजराइल की जो दोस्ती थी वो आखिर दुश्मनी में कैसे बदली। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखिए, एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको ये ईरान देखने को मिल जाएगा। और तेहरान इसकी राजधानी है। और आप देखिए, ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है। इसके पड़ोसियों की बात करें तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ अजरबैजान है, तुर्की है, या आप देखिए इराक, कुवैत, ये सभी इसी के आसपास हैं। ये इजराइल है। ये आप देख लीजिए, ये भूमध्य सागर लगा हुआ है। यहाँ आप देखते हैं कि ये लाल सागर लगा हुआ है। तो साल 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई, उस वक्त तुर्की के बाद ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश बना। और उस दौर में इजराइल ईरान के रिश्ते दोस्ताना थे, लेकिन बाद में हालात बिल्कुल बदल गए और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। बीते 13 जून को इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया। इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें तेहरान, नातांज और इस्फहान शामिल हैं। इजराइल ने इस अभियान को ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम दिया। जवाबी हमले में ईरान ने भी इजराइल के शहरों पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। मौजूदा हालात यह हैं कि दोनों तरफ से हमले लगातार जारी हैं। फिलहाल इनके थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में ये बात करते हैं कि आखिर इनकी दुश्मनी कैसे बदली दोस्ती दुश्मनी में। तो वो दौर था जब दोनों देशों के बीच अस्थिर रिश्ते थे। इजराइल ईरान के संबंध 1979 तक काफी सौहार्दपूर्ण थे, दोस्ताना थे। उस दौरान अयातुल्ला खुमैनी की अगुवाई में इस्लामिक क्रांति के बाद आंदोलनकारियों ने ईरान की सत्ता पर कब्जा किया था। हालांकि ईरान ने फलस्तीन के विभाजन की उस योजना का विरोध किया था, जिसकी वजह से 1948 में इजराइल राज्य का गठन हुआ। इसके बावजूद तुर्की के बाद ईरान इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश बना। उस समय ईरान पहलवी वंश के शाहों की ओर से शासित एक राजतंत्र था और मध्य पूर्व में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी माना जाता था। यही कारण था कि इजराइल के संस्थापक और पहले प्रधानमंत्री डेविड वैन गुरियन ने अपने अरब पड़ोसियों की नाराजगी के बावजूद ईरान से दोस्ती के कायम करने की कोशिश की और उसे सफलतापूर्वक निभाया भी। लेकिन 1979 में अयातुल्ला खुमैनी की क्रांति ने शाह की सत्ता को उखाड़ फेंका और एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना की। खुमैनी ने खुद को दुनिया के पीड़ितों का रक्षक बताया और अमेरिका के साथ साथ उसके सहयोगी इजराइल के साम्राज्यवाद को खारिज करना अपनी वैचारिक बुनियाद बनाया। और खोमेनी की सरकार ने इजराइल से सारे संबंध तोड़ लिए। इजरायली नागरिकों के पासपोर्ट को वैध मानना बंद कर दिया। तेहरान स्थित इजरायली दूतावास को जब्त कर उसे फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ को सौंप दिया। उस समय पीएलओ अलग फलस्तीन राष्ट्र की मांग को लेकर इजराइल के खिलाफ संघर्ष की अगुवाई कर रहा था। कैसे दोनों के बीच दुश्मनी गहराती गई, इसे जानने के लिए आप देखिए, बीबीसी मुंडो ने इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप सेंटर में ईरान प्रोग्राम के निदेशक अली वेज से बातचीत की है। अली वेज ने बताया कि इजराइल के लिए दुश्मनी नई ईरान की सरकार की बुनियादी नीतियों में शामिल थी और इसकी एक वजह यह थी कि सरकार में शामिल कई नेताओं ने फलस्तीनियों के साथ लेबनान जैसी जगहों पर गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण लिया था और उसमें भाग भी लिया था। उनके मन में फलस्तीनियों के लिए गहरी सहानुभूति थी। वेज के मुताबिक नया ईरान खुद को एक इस्लामी ताकत के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था। इसी वजह से उसने फलस्तीनी मुद्दे को उठाया और जिसे अधिकतर अरब मुस्लिम देशों ने उस वक्त पीछे छोड़ दिया था। और इस तरह खुमैनी ने फलस्तीनी मुद्दे पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया। इसके बाद तेहरान में फलस्तीन समर्थकों के बड़े बड़े प्रदर्शनों का आयोजन आम बात हो गई। इन प्रदर्शनों को सरकार का पूरा समर्थन हासिल था। वेज बताते हैं कि इजराइल में ईरान के लिए अगली दुश्मनी 1990 के दशक तक शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि उस दौर में इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा सद्दाम हुसैन का इराक था। इतना ही नहीं, उस समय इजराइल उन मध्यस्थों में से एक था जिसने तथाकथित ईरान कॉन्ट्रा डील को संभव बनाया था। यह एक गुप्त कार्यक्रम था जिसके जरिए अमेरिका ने 1980 से 1988 के बीच ईरान को पड़ोसी इराक के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल के लिए हथियार दिए थे। लेकिन समय के साथ इजराइल ने ईरान को अपने अस्तित्व के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया। इजराइल ईरान का छाया युद्ध। बेज बताते हैं कि ईरान को एक और बड़ी क्षेत्रीय शक्ति सऊदी अरब का भी सामना करना पड़ा। ईरान मुख्य रूप से फारसी और शिया बहुल है, जबकि अरब जगत ज्यादातर सुन्नी आबादी वाला है। ईरान की सरकार को यह एहसास हुआ कि उसके विरोधी देश किसी दिन उस पर हमला कर सकते हैं और इसी जनशंका की वजह से उसने एक रणनीतिक योजना पर काम शुरू किया। इसके बाद ईरान से गठबंधन करने
करने वाले संगठनों का एक नेटवर्क तैयार हुआ। इन संगठनों ने अपने अपने हितों के अनुसार सशक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। अमेरिका यूरोपीय संघ की नजर में आतंकी घोषित किया गया लेबनान का हिजबुल्लाह इनमें सबसे प्रमुख है। आज ईरान का तथाकथित एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक फैला हुआ है। इजराइल चुप नहीं बैठा, उसने ईरान और उसके सहयोगी गुटों पर हमले किए। ये हमले अक्सर तीसरे देशों में हुए जहां ईरान अपने समर्थक सशक्त संगठनों को धन और संसाधन मुहैया कराता। ईरान और इजराइल के बीच इस टकराव को छाया युद्ध कहा गया क्योंकि दोनों देशों ने अधिकतर मौकों पर अपनी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि किए बिना एक दूसरे को निशाना बनाया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इजरायल की नजर। ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकना, उसे परमाणु हथियार संपन्न बनने से रोकना इजरायल का प्रमुख लक्ष्य है। और इजरायल ईरान की इस दलील को खारिज करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है। व्यापक तौर पर माना जाता है कि इजरायल ने अमेरिका के सहयोग से स्टक्सनेट नामक एक कंप्यूटर वायरस विकसित किया था और जिसने इस सदी के पहले दशक में ईरान की परमाणु सुविधाओं को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों के प्रमुख और कुछ अन्य वरिष्ठ वैज्ञानिकों पर हुए हमले के लिए इजरायली खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया और इनमें सबसे उल्लेखनीय घटना 2020 में मोहसिन फखरीजादे की हत्या थी। हालांकि इजरायली सरकार ने कभी भी इन हत्याओं में अपने संलिप्तता को स्वीकार नहीं किया। मौजूदा हमलों की शुरुआत में भी इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाकर किए जा रहे हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा कि अगर ईरान को नहीं रोका गया तो वह बहुत कम समय में परमाणु हथियार बना सकता है और यह 1 साल में हो सकता है, कुछ महीनों में या इससे भी पहले। यह इजरायल की स्थिति के लिए एक प्रत्यक्ष और गंभीर खतरा है। फिलहाल दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। देख रहे हो, इसी तरह से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद।